ओके, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। तो उस हेनरीज लॉ के आज क्या न्यूमेरिकल और उसकी लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में केएच के जो है वो डिपेंडेंसी हम देख रहे थे। तो यहां पे लिख दो फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो केएच को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से थे? तो जो हमारे पास चल रहा है वो क्या है? हेनरीज लॉ है। तो केएच जो है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर कौन सा लिया था हमने? सबसे पहला फैक्टर लिया था नेचर ऑफ गैस। बिल्कुल, नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर क्या लिया था हमने यहाँ पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें इसको हमने डिसॉल्व किया है, ठीक है ना। और तीसरा जो हमने लिया था वो क्या था? टेम्परेचर। और फिर हमारी क्लास ओवर हो गई थी, है ना। तो मैंने यहाँ पे कहा था टेम्परेचर जो है, तो देखो इधर, अब यहां पे एक देखो, अपना ऑडियो म्यूट करो, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। तो आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर केएच की जो डिपेंडेंसी होती है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करो एक गैस है, अगर केएच जो है, केएच फॉर गैस, ठीक है, अगर इंक्रीज होता है ना, अगर मान लो एक गैस का केएच क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा बताओ? सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, डिक्रीज होगी। बोलो। अब इधर देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बिल्कुल, क्योंकि हेनरीज लॉ जो हमारे पास था वो क्या था? यहां पे था P जो है वो हमारे पास P गैस इक्वल टू KH और X गैस था, ठीक है ना। अब सोचो अगर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, P जो है वो कांस्टेंट लेते हैं, प्रेशर को क्या ले लिया? P गैस जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो P गैस को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो अगर किसी का KH ज्यादा है तो उसका X गैस अपने आप ही क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन गैस के इन द सॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो ध्यान रखना, KH अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? KH अगर है, KH ऑफ गैस, अगर KH ऑफ गैस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? कम हो जाएगी। कैसे पता चला? मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेज हैं, है ना। दोनों गैसेज का पार्शियल प्रेशर मैंने 1 atm रखा, तो कौन सी गैस सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है KH की वैल्यू क्या है। तो जिस गैस का KH ज्यादा होगा उसके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन क्या होंगे? कम होंगे। तो ये मेरे पास कंडीशन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो अब हम बात करें टेम्परेचर की। अब आप बताओ, मैंने आपको कहा भी था अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो बताओ उसका केएच क्या हो रहा है? बोलो। बिल्कुल 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 सही। इसका मतलब ये हुआ, ये याद रखने का एक मैंने क्या बना दी, एक छोटी सी ट्रिक बना दी, ठीक है ना, ताकि जब आपको आइडिया रहे। क्योंकि हमें ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वी नो दैट जिसका केएच हाई होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से केएच क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। मैंने इसको क्या कर दिया, एक बीच में जंक्शन बना दिया ताकि आपको आइडिया रहे, अदरवाइज कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच क्या होता है? इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, तो ये हमारे पास एक इसका रिलेशन आ गया। अब जो हेनरीज का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को देखते हैं, P गैस और ये सब। तो मैंने X गैस को क्या लिखा था बताओ? X गैस को क्या लिखा था मैंने? N नियरली इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि गैस बहुत ही कम डिसॉल्व होती है तो मैंने क्या कर दिया था? स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर दिया था पिछली क्लास में, याद आ रहा है कुछ?
फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या होगा, जब ये इधर करेंगे तो पी गैस अपॉन क्या था अपने पास, के एच था। ये मेरे पास क्या फॉर्मूला था। और फिर मैंने क्या किया था, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया था। याद आ रहा है कुछ? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं इसको लिख दूं, एन गैस जो है, मोल्स ऑफ गैस डिजोल्व, ठीक है ना, इक्वल टू क्या करूंगा, पी गैस अपॉन के एच इंटू क्या था, एन, ठीक है। और एन अपने पास कौन है बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब मान लो ये वाटर हो, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखना है ना। मान लो ये हमारे पास वाटर हो, तो अगर मुझे गैस की मोलेरिटी निकालनी है इन द सॉल्यूशन, गैस की क्या निकालनी है, मोलेरिटी, तो आप मुझे बताओ, ये मोल्स है और ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल्स ऑफ गैस है। तो मोलेरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। तो गैस के मोल्स पर लीटर, अगर इसको मैं पर लीटर में डिफाइन कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो पर लीटर में डिफाइन करने के लिए मुझे सॉल्वेंट कितना चाहिए बताओ, 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्वेंट चाहिए, तो आपको पता है उसका मास कितना होगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्यों होता है मास 1 लीटर का, उसका रीजन होता है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 किलोग्राम वाटर इक्वल टू 1 लीटर। तो हमने यहाँ पे n को क्या ले लिया, n को ले लिया मैंने क्या, 1000/18, ठीक है ना। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं देखना, तो यहां पे देखो, अगर मैं n सॉल्वेंट ले लूं, तो मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ H2O, तो अपने पास कितना आएगा, H2O 1 लीटर, ठीक है ना। तो बताओ मास ऑफ वाटर कितना हो गया, तो जो मास ऑफ वाटर हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्यों हुआ, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है अपने पास 1। तो मेरे पास जो कैपिटल N जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1000/18। आई बात समझ में? तो जैसे मैं इसको 1000/18 करूंगा तो मेरे पास N गैस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। तो यहां पे क्या होगा, मोलेरिटी ऑफ गैस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी गैस अपॉन के एच इंटू 1000/18। तो ये मोलेरिटी ऑफ गैस इन वाटर, उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अच्छा वापस एक बार रिपीट कर देता हूं इस पूरे पार्ट को। मेरे पास एक्स गैस नियरली इक्वल टू क्या था, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, जो प्रीवियस क्लास में कर दिया था। क्योंकि गैस बहुत ही कम डिसॉल्व होती है तो सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आ गया फॉर्मूला। ये होता है पी गैस अपॉन के एच। अब देखो कई जनों के क्या है, साइड से आवाजें खूब सारी आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दो इसको। अब वापस एक बार बता रहा हूं मैं, तो एन गैस जो है वो पी गैस अपॉन के एच इंटू एन सॉल्वेंट, ये लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब देखो क्या किया हमने, हमें पता है अगर मैं सॉल्वेंट को वाटर ले लेता हूं तो मुझे पता है कि वाटर में क्या होता है, सपोज करो हमने वॉल्यूम वाटर का 1 लीटर लिया, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो मास ऑफ 1 लीटर वाटर हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के मोल्स कितने हो जाते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो 1000/18, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्वेंट को इतना ले लूं तो मेरे पास ये एन सॉल्वेंट की वैल्यू ये आ गई। तो ये जो एन गैस इन 1 लीटर आ गया, मोल्स इन 1 लीटर को हम बोलते हैं मोलेरिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलेरिटी ऑफ गैस इक्वल टू पी गैस अपॉन के एच इंटू 1000/18, ठीक है। लिखो इसको, इसमें किसी को डाउट हो साथ में पूछते भी रहो। कर रहा हूं, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर at 298 Kelvin is, तो जो KH दे रखा है वो है is 1 into 10 to the power 5 atmosphere, 1 into 10 to the power 5 atmosphere।
the mole fraction of N2 in air is 0.8. Xn2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure. 5 atmospheric pressure is अच्छा, इसका मतलब जो हमें दे रखा है P जो दे रखा है, ये P किसका प्रेशर है? P एयर दे रखा है, ठीक है ना। P एयर कितना दे रखा है अपने को? 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हमें दे दिया। तो हमें सबसे पहला काम तो है Pn2 निकालना है। Pn2 निकालना है, वो भी किस में निकालना है? Pn2 एयर में, ठीक है। तो एयर में Pn2 हमारे पास कितना आएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, सही है ना। देखो आपको पता होगा कि एयर के अंदर हमें पता है 0.8% जो है नाइट्रोजन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ एयर, तो हमें N2 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, वो कितना है बताओ? 0.8 इंटू 5, तो टोटल कितना आ गया? 4 एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास N2 का क्या आ चुका है? N2 का हमारे पास क्या आ चुका है? पार्शियल प्रेशर। KH दे रखा है N2 का, तो हमें क्या निकालना है? N2 इक्वल टू क्या होगा? Pn2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, अब आप मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है? 4 डिवाइडेड बाय KH है 1 इंटू 10 टू द पावर 5। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं? जल्दी बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं हम? 10 मोल्स, ठीक है ना। ये 10 आ गया, तो बताओ कितना आएगा आंसर? 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया मोल्स, ठीक है ना। इतना अपने पास आंसर है, दिस इज द आंसर। और ये IIT में आया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्रिक केवल इतनी सी है, जो काम की वो क्या है, जो अपने पास एक्चुअली पूरी एयर दे दी, एयर में से N2 कितना डिसॉल्व होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? वो N2 एयर के अंदर N2 के पार्शियल प्रेशर पे। तो एयर में N2 का जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? टोटल प्रेशर है एयर का 5 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन है 0.8, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने N2 10 मोल्स के अंदर कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। लिखो जल्दी इसको। ये क्वेश्चन आया था IIT 2009 का क्वेश्चन है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें देखो क्या होता है, वैसे इसको बुकलेट में आपको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ डेटा है वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे इसमें, जैसे कि स्कूबा डाइवर्स हैं, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर्स जो है वो क्या करते हैं, जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो क्या होता है बताओ, बोलो। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो अंदर की ओर जाते हैं। जब जैसे जैसे वो अंदर की ओर जाएंगे तो उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है ना, जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो आपको पता है वाटर लेवल ऊपर हाई होता जाएगा। तो उन स्कूबा डाइवर्स के ऊपर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? लंग्स में प्रेशर बढ़ गया गैसेस का एक तरह से, और वो ब्लड में अब क्या होगी? ज्यादा डिजोल्व होगी। अब ज्यादा डिजोल्व होगी तो अगर मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर में हमने नॉर्मल एयर फिल कर दी जिसमें नाइट्रोजन के परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80 है, तो वो जब प्रेशर हाई होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी।
अब ब्लड में डिजोल्व होगी तो आप अंदर गए तो ऑक्सीजन तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन कोई रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप वहां से बाहर आओगे, मान लो आपने जो डाइवर्स है वो सी से बाहर आ रहा है, जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा, डिजोल्व गैस क्या होगी, बाहर आएगी। अब डिजोल्व गैस जब बाहर आएगी नाइट्रोजन, तो क्या होगा, उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। वो बबल्स आके एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पे बैंड्स बन जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है और हार्ट में चले गए, वहां पे बन गया तो फिर हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो ये जो बैंड, इसको हम बोलते हैं बैंड डिजीज, है ना। बैंड डिजीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस के परसेंटेज को कम करते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स, ठीक है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, हीलियम होते हैं, ठीक है ना, और O2 होता है, और क्या होता है अपने पास, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन, अगर हम पहले एयर की बात करें तो ये 20% अप्रॉक्स और ये 80% अप्रॉक्स होता है, और नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो ब्लड में डिसॉल्व होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो हीलियम हम इसमें ऐड करते हैं अप्रोक्सीमेट 11.7%, ठीक है ना। O2 होता है अप्रोक्सीमेट 32.1% और ये होता है अप्रोक्सीमेट 56.2%, ठीक है ना। तो स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर में हम क्या ऐड करते हैं, हीलियम गैस। हीलियम गैस ऐड करने का एक ही पर्पज होता है, क्या अवॉइड करना, नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम करना, ताकि ब्लड में वो कम से कम जाए, और कम से कम जाएगा तो क्या होगा, बैंड डिजीज को काफी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है हीलियम ही क्यों, तो हीलियम क्यों, तो कई जने इसका जवाब देते हैं, हीलियम जो होता है एक लाइट गैस होती है ना, लाइट वेट की गैस होती है, ताकि वो आसानी से ऊपर आ जाए। तो आसानी से ऊपर आने के लिए पहले नीचे तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये नहीं है, एग्जाम एक बार आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ रीजन क्या है, हीलियम गैस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसका KH की वैल्यू बहुत हाई होती है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बहुत हाई होता है, इसलिए ब्लड में इसकी सोलिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लो। तो इसलिए कितना ही हाई प्रेशर हो जाए ये मिनिमम डिसॉल्व होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन को इससे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, कंपनसेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जरूर आप ध्यान रखना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को कम करने के लिए हमने ये ऐड किया। अब कई जने कहते हैं सर क्यों ना ऑक्सीजन सिलेंडर में ओनली O2 ले लें, सारी झंझट ही खत्म। तो आपको पता होगा लंग्स में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग होता है, वो भी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, प्रेशर बैलेंस के ऊपर। और आपने बायो में जो स्टूडेंट तो उन्होंने पढ़ाई होगा, नहीं तो 10th में भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आते रहते हैं। तो जब हम बाहर से गैस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और वो रेशियो जो अंदर अपने लंग्स में जाता है, तो वो एक प्रेशर का कैलकुलेशन होता है। लंग्स में प्रेशर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनहेल किया, O2 गई लंग्स में, ठीक है ना। O2 का प्रेशर क्या होता है, लंग्स के अंदर जो भी होता है वो ब्लड से क्या है, बाहर O2 का प्रेशर ज्यादा, लंग्स में कम, तो O2 बाहर से लंग्स में गई। लंग्स में O2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा, ब्लड में कम है, तो O2 ब्लड में डिफ्यूज हो गई। ब्लड से कहा, ब्लड में पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा है, इसलिए वो डिफ्यूज हो गई सेल्स में। सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, CO2 बनी। सेल्स में CO2 का प्रेशर ज्यादा, वो डिफ्यूज होकर आ जाएगा किसके अंदर, ब्लड में। ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर CO2 का लंग्स की कंपेरिजन में ज्यादा, इसलिए CO2 चली जाएगी लंग्स में, और फिर लंग्स से वो बाहर चली जाएगी। इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो प्रेशर के कारण होता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम ओनली O2 भी नहीं ले सकते, क्यों, ये प्रेशर की कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। और 11 में बायो वाला में तो पढ़ा भी होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 11 में था ये चैप्टर बायो वालों का, ठीक है, तो उनको अच्छे से पता ही होगा। और बट मैथ्स वालों को बता देता हूँ, वैसे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये लंग जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो इस तरह से होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो एक तो ये हो गया। दूसरी लिमिटेशन जो आएगी वो क्या आएगी, दूसरी लिमिटेशन आएगी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन lungs, in lungs and blood. This is between lungs and blood. तो lungs और blood के बीच में जो गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो इसी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अगेन बताया था, बाहर प्रेशर ज्यादा है इसलिए गैस अंदर गई लंग्स में,
लंग्स में प्रेशर गैस का ज्यादा होगा, जैसे O2 लेते हैं, O2 का ज्यादा है तो O2 डिफ्यूज होगी ब्लड में, ब्लड से डिफ्यूज होगी सेल्स में, सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में CO2 बनी, तो CO2 का प्रेशर सेल्स में ज्यादा, ब्लड में डिफ्यूज होकर आएगी, ब्लड में CO2 का प्रेशर लंग्स के कंपेरिजन में ज्यादा, तो वो लंग्स में आएगी और लंग्स से बाहर चली जाएगी। इस तरह से यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। फिर क्या आ सकता है, ठीक है ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है ना। कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब क्या हो गया, वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या CO2 को डिसॉल्व करना पड़ता है, तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। कितना डिसॉल्व करना है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा बताओ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एट हायर ऑल्टीट्यूड। आपको ये पता ही होगा हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर कम होने से ब्रीदिंग में हमेशा क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखा होगा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है तो उस केस में पेनफुल ब्रीदिंग या जो भी होता है उसको एनोक्सिया भी कहते हैं, बायो वाला ने टर्म सुना भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ और ये टर्म याद रखना, रीजन क्या है, एनसीईआरटी में ये गिवन है इसलिए इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम है, क्योंकि आपको पता है हाइट पे जाने में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर वहां कम होता है तो गैस को अंदर लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन प्रेशर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है, तो ब्लड में O2 का डिसॉल्व होना भी कम हो जाता है। क्यों, हैंडी यही कहता है प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा O2 डिसॉल्व, प्रेशर कम तो कम O2 डिसॉल्व। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे भी हम हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेनरीज लॉ के, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो, आपको पता होगा एक ऐसा, बाकी लिखते रहो, एक ऐसे इंसिडेंट भी मैं बता देता हूँ। एक ऐसा विलेज था, अब मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता है, तो वहां पे क्या था कि CO2 जो थी, CO2 जो एयर में होती है, वो क्या था उसके अंदर डिजोल्व हो रही थी। एक पॉन्ड था वहां पे, उसमें डिजोल्व हो रही थी। तो पॉन्ड में डिजोल्व हो रही थी तो क्या था कि जब CO2 आती है तो प्रेशर ऊपर लगा, तो CO2 की कंसंट्रेशन जो होती है बॉटम पे धीरे धीरे ज्यादा इकट्ठी होने लगी, ठीक है ना। बॉटम पे इकट्ठी होने लगी तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ CO2 उसके अंदर डिजोल्व हो गई, वेरी हाई अमाउंट, ठीक है ना। अब उसमें फर्दर जो है, मतलब मान लो सैचुरेशन लेवल से भी बियॉन्ड चली गई, क्योंकि प्रेशर ऊपर बहुत हाई लग रहा है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉन्ड है, ठीक है ना, ये मान लो पूरा एक तरह से पॉन्ड है, तो जब यहां से CO2 ऊपर से आई तो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठी हो गई। फिर काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद देखा कि यहाँ पे कुछ अर्थ में या कहीं कोई हलचल हुई होगी, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा इस तरह से एक्सप्लोजन हुआ कि ये जो CO2 यहाँ पे एक बॉटम पे इकट्ठी हो रखी थी, सडनली वो क्या कर रहा है, वो पूरे पानी को हटाते हुए और वो बाहर की और बबल्स की फॉर्म में आ गई, और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बबल्स की फॉर्म में आई कि वो उस पूरे विलेज को कवर कर लिया। और उस कवर करने से क्या होगा, O2 वहां से हट गया, या O2 को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उससे वहां पे लोगों को ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई और उससे कई जनों की डेथ भी हुई थी। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हेनरी लॉ से हम बता सकते हैं, हालांकि अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी केस हो चुका है कि ये जो CO2 नीचे था, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि ये जो नीचे जो CO2 इकट्ठी हो रखी थी वो बाहर गई और पूरे विलेज के ऊपर एज ए क्लाउड के फॉर्म में इकट्ठी हो गई, O2 को डिस्कनेक्ट कर दिया या मिनिमम कर दिया, और फाइनली कई लोगों की वहां पे क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसका रीजन यही होता है, तो वहां पर भी हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको जल्दी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस, ठीक है ना। तो लिखो लिमिटेशंस, करने हैं इसको।
तो अब देखो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो लिमिटेशन, तो पहली लिमिटेशन है, बताओ ये हेनरीज लॉ जो है, अच्छा लॉ जब भी एप्लीकेबल होता है तो आइडियल कंडीशन एप्लीकेबल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल एट, अब बताओ यहां पे अगर नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करें तो आपको पता है हाई प्रेशर होना चाहिए, तो नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये जो हेनरीज लॉ है कब एप्लीकेबल नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे, सॉरी हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर गैस के ऊपर प्रेशर हाई हुआ और टेम्परेचर लो हुआ तो ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, ये कहता है प्रेशर गैस के ऊपर अप्लाई किया, गैस डिसॉल्व हो गई, प्रेशर रिमूव किया, डिसॉल्व गैस वापस बाहर जानी चाहिए उतनी अमाउंट की। तो ऐसा कब नहीं होता, जब गैस खुद क्या करे, सॉल्वेंट से रिएक्ट करे। तो यहां पे क्या होगा, अगेन वही नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेज which reacts with solvent, सॉल्वेंट से क्या करें, रिएक्ट करें। एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं HCl है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था। तो HCl गैस को हमने क्या किया, जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो बताओ क्या बनेगा, H3O प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आ सकता है अमोनिया गैस का, ये भी रिएक्ट कर लेती है, तो अगेन लार्ज अमाउंट डिसॉल्व होता है और यहां पे बनेगा अपने पास NH4OH एक्वस। तो ये जो हमारे पास आएगा ये, तो इनके ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेशर अप्लाई करने पे डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व होने के बाद वापस प्रेशर हटा दिया तो ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। और आपको एग्जाम्पल तो पता ही है, HCl लैब में आपको पता है इजीली अवेलेबल होता है डिसॉल्व फॉर्म में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लिखो इसको। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में मैंने क्या किया, एक लिक्विड ले रखा है, ये एक लिक्विड ले रखा है और इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर लिया। क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो आपने जब एक लिक्विड लिया, लिक्विड भी कैसा है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा, वेपर में आसानी से चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा और ये जो वेपर होगी वो क्या करेगी, इसकी वॉल से टकराएगी तो कंडेंस होगी तो वापस क्या होगा, दो प्रोसेस चलेंगे, लिक्विड का वेपर में जाना और वेपर का कंडेंस होकर वापस लिक्विड में आना। तो एक तो हो गया क्या वेपराइजेशन और एक हो गया क्या कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब यहाँ पे वेपर सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगी तो कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। जब वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो कंडेंसेशन की रेट भी धीरे धीरे बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा होगा कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। तो रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इवोपरेशन और जो कंडेंसेशन है, तो वेपर और लिक्विड के बीच में क्या इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये जो वेपर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, चाहे वॉल पे ले लो चाहे लिक्विड की सरफेस पे ले लो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ना। आपने घर छत पे जाते हो
तो छत पे आपने देखा पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी के जैसे ढक्कन ओपन करते वहां ड्रॉपलेट्स दिखती है, तो इसका मतलब जो वेपर है वो वहां पे कंडेंस हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और आप जब हाथ थोड़ा सा अंदर डाल के देखोगे तो आपको मॉइस्चर फील होगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ऊपर जो मॉइस्चर है वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं चाहे वॉल पे चाहे लिक्विड पे, जो सैचुरेशन कंडीशन में, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो गई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, और कंटेनर अगर क्लोज हो तो ऑन द वॉल, ठीक है ना, एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड की सरफेस पे ले लो, चाहे इसकी वॉल पे ले लो या इधर ले लो, इसको हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर pressure is what? It is the pressure exerted by the vapor of liquid on its surface when vapor and liquid are in equilibrium is known as vapor pressure of liquid at given temperature.